हेलो फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हमारा पार्ट 4 है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने डायहाइब्रिड जो है क्रॉस और थोड़े बहुत उससे रिलेटेड हमने जो टॉपिक्स थे आसपास से क्लियर किए थे, ठीक है। अच्छा, डायहाइब्रिड क्रॉस क्लियर करने के बाद हमने करा था एक्सेप्शंस टू मेंडल लॉ, ठीक। और मेंडल का मैं तो पहले बता चुका हूँ कि मेंडल ने अपनी जो डिस्कवरी सारी थी, जितने भी पब्लिशिंग थी, वो 1865 में प्रेजेंट कर दी थी, ठीक है। 1865 में प्रेजेंट करने के बाद भी क्या था कि उसको बहुत ज्यादा जो था उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा था। उसकी बहुत सारी वजहों में से आप पास हमने वजह शुरू में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो तुमको बोर्ड में पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि मेंडल के सक्सेसफुल ना होने वाले की क्या क्या वजह रही, तो तुम लोग वही सब लिखोगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहला फैक्टर जो था हमारे पास वो कम्युनिकेशन था, तुमको याद होगा। दूसरा फैक्टर था हमारे पास वेरिएशंस, जो कि मेंडल डिनाई कर रहा था, बट लोगों को लगातार मिल रहे थे वेरिएशंस प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है। एंड देन लास्ट तुम्हारे पास क्या था कि फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स, ठीक। तो ये सब चीजें मेंडल जो था अपना वैलिडेट नहीं कर पा रहा था अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि ये चीजें कैसे हो पा रही हैं, ठीक है। ये और कम्युनिकेशन तो एक बैरियर दूसरी तरह का था कि किसी से डिस्कस नहीं कर पाया थ्रू आउट अपने एंटायर करियर जिसमें उसने डिस्कवरी करी थी लॉस के ऊपर। अच्छा, फिर बात आती है रीडिस्कवरी की। देखो, रीडिस्कवरी भी हमारे पास 1900 में, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है। 3 साइंटिस्ट में कौन कौन थे? एक है ह्यूगो डी ब्राइस, ठीक है। दूसरे हैं कार्ल कोरेंस, तीसरे हैं एरिक वॉन शेमाक। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं हमारे पास जिन्होंने मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया, ठीक है। तुमको बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द 3 साइंटिस्ट, मतलब विच ऑफ द नहीं विच 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, ठीक है, इन 1900। तो ये तीनों थे, इंडिपेंडेंटली किया था, तीनों के पास कोई क्लू नहीं था, आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। इन्होंने अपने तरह से किया, इन्होंने अपनी तरह से किया, इन्होंने अपनी तरह से किया, एंड दे ऑल केम टू सिंगल कंक्लूजन कि भाई मेंडल ने जो जेनेटिक्स के लॉ प्रपोज किए थे वो सही है, ठीक है। अच्छा, 1900 तक आते आते लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से विजिबल हो गया था उस टाइम पे ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, बुक में भी एज इट इज लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपके पास लोगों को नोन हो गया था, ठीक। कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम किससे बनता है, तुमको मालूम है डीएनए की थ्रेड्स के कंपोजिशन से बनता है। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, तुम्हारे पास डीएनए है, डीएनए के ऊपर लोकस होता है, सॉरी क्रोमोसोम के ऊपर लोकस होता है, जहां पर आपके पास जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म जिसे हम एलेन्स बोलते हैं वो मिलती है, ठीक है। तो ये सब बात हम लोग कर चुके थे, ठीक। तब ये सब जब हमारे पास क्रोमोसोम वगैरह हो गया तो एक ग्रुप था साइंटिस्ट का जिसमें आपके पास थे वॉल्टर सटन और थियोडोर बोबेरी। 1902 में ये लोग क्या डिस्कवर करते हैं कि जो मेंडल के पूरी जो थ्योरी है, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया है, उसका ना कहीं से कहीं कुछ रिजेम्बलेंस मिल रहा है। रिजेम्बलेंस किस चीज से मिल रहा है? उन्हें मिल रहा है क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जो मेंडल हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो चीज है वो असल में क्रोमोसोम है, रादर देन एनीथिंग एल्स, वो क्रोमोसोम ही है। तो जो फैक्टर्स मेंडल बोल रहे थे वो क्रोमोसोम है। तो इन्होंने कैसे समझाया कि दे बिलीव मेंडेलियन फैक्टर्स वर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एज कंप्लीट फैक्टर डायनेमिक्स वर पैरेलल टू क्रोमोसोम इनहेरिटेंस पैटर्न। कि हमारे पास कि जो मेंडल के हमारे पास फैक्टर डायनामिक्स थे, जैसे फैक्टर में बताया था मेंडल ने कि फैक्टर ऐसे ऐसे काम करते हैं, सेम तरह से मेंडल के इनके हिसाब से क्रोमोसोम भी सेम चीज शो करते हैं। अब इस चीज का तुम लोग जरा बुक में देखोगे, तुमको बुक में एक कंपैरिजन टेबल भी दिया हुआ है। एक तरफ कहा है कि भाई तुम्हें पहचानना है कि एक तरफ ए दे रखा है, एक तरफ बी दे रखा है, और तुम्हें पहचानने होगा कि कौन सा इनमें तुमको लग रहा है कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम है, फैक्टर्स या क्रोमोसोम ऐसे है। तो तुम लोग देखोगे कोई फर्क नहीं है, खास फर्क ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज ये लोग बोलना चाह रहे थे कि भाई मेंडल के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो असल में दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, बिकॉज जो फैक्टर्स की डायनामिक है कि फैक्टर्स अगर इन पेयर दे सेग्रीगेट, दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स, ये हमारे पास क्रोमोसोम भी सेम चीज शो करता है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा, इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मेंडल की नॉलेज को और किसके ऊपर सुपर इंपोज कर दिया, अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी नॉलेज को ऊपर इंपोज करा, और they took the knowledge of Mendel and superimposed it on chromosomes and they found exact resemblance in the behavior, same resemblance मिलती है। अब तुम्हारी बुक में देखो, तुम लोगों को एक वो दे रखा है, टेबल दे रखी है, पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 करके, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2 करके तुमको टेबल दे रखी है। एक में कह रहे हैं कि रेड ग्रीन के साथ पेयर कर रहा है, येलो ऑरेंज के साथ पेयर कर रहा है,
और दूसरे में क्या क्या रखा है कि रेड जो हमारे पास है वो ऑरेंज के साथ पेयर कर रहा है, येलो ग्रीन के साथ कर रहा है। तो जो ये पेयरिंग है हमारे पास, ये पॉसिबिलिटीज क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो है। जैसे मैं कह रहा था कि बड़ा आर बड़े वाई के साथ अगर फ्यूज कर सकता है गैमीट के दौरान, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, तो उसके पास इंडिपेंडेंस है ना कि बड़ा आर छोटे वाई के साथ कर सके, एंड लाइकवाइज छोटा आर अगर बड़े वाई के साथ छोटा छोटे, तो ये इंडिपेंडेंस तो देखने मिल रही है हम लोग को। और ये किसके अंदर देखने मिल रही है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम पेयरिंग के दौरान हमारे पास ये इवेंट हो सकता है, सेग्रीगेशन से पहले जो पेयरिंग होती है। खैर फिर क्या होता है, दे प्रोपाउंडेड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय दिस, इस चीज से इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने प्रपोज करी। एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स वर लेटर ऑन रीप्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, और इसके ज्यादा बेनिफिट जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है डिराइव किए थे, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो तुमको मालूम होगा, एक फ्रूट फ्लाई पे था जिसका नाम था आपस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे रीजंस मैंने लिखा है कि रीजंस क्या रहे फ्रूट फ्लाई सेलेक्ट करने के। तो मैं तुम्हें जब मैंने बताया था कि पी प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, पी प्लांट सिलेक्शन भी आपका सेम प्रोसीजर से था कि शॉर्ट लाइफ स्पैन, लार्ज प्रोजेनी, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेटर, ये सब तुम लोगों को बताया था मैंने। सेम चीज तुमको यहाँ मिल जाएगी कि फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन छोटा होता है, ज्यादा प्रोजेनी होती है, ठीक है, इनके पास भी बहुत सारे डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर इजीली कल्चर्ड इन लैब्स, ठीक है, ये सब इनके कुछ फीचर्स थे हमारे पास। तो इन्होंने फ्रूट फ्लाई सेट कर दी, बट आगे जो इनकी क्रॉस में हमारे पास झमेला हुआ था वो मैं तुम्हें आज वाले लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है, कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। खैर ये मैंने पढ़ा दिया तुमको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देन आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम लोग क्या कहते हैं कि अब तक हम बात कर रहे थे कि एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, बट अब हम आएंगे आपस कुछ और चीजों के ऊपर, जैसे कि वन कैरेक्टर मैनी जीन्स, कि एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मल्टीपल जीन, जैसे जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, और इन सब का जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड कर रहा है कि हमारे पास कैरेक्टर कैसा होगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन लेंगे ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर का। तो हमें तो मालूम है कि ह्यूमन हाइट या स्किन कलर की अगर बात करी जाए तो ह्यूमन की हाइट जो है उसमें ग्रेडियंट मिलता है हम लोग को, मतलब ऐसे हम लोग 4 फुट या फिर सीधा 8 फुट नहीं है, हम लोग टॉल या डॉफ नहीं है, बट वी रादर हैव अ ग्रेडियंट पैटर्न कि कोई 4 फुट 1 इंच है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, ऐसे 5 फुट का, फिर कोई 6 फुट का, फिर 7 है, ऐसे वापस बढ़ जाता है। देयर इज अ ग्रेडियंट पैटर्न। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व। और फिर मैंने क्या लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ दैट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, कि कितना इंटेंसिटी रहेगा वो डिपेंड करेगा उस पे डोमिनेंट एलील्स पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो, कि बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, अगर स्किन कलर के लिए है, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी स्किन कलर के लिए है, तो अगर तीनों इस तरह के मिलते हैं यहाँ पास डायहाइब्रिड में, बताऊं एलील गैमीट बताइए, तो अगर मैक्सिमम हमारे पास क्या मिलता है, जैसे बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा बी और बड़ा सी मिल जाता है, तो हमारे पास स्किन का कलर बहुत डार्क होगा। और अगर छोटा ए, छोटा ए, छोटा बी, छोटा बी, छोटा सी सब मिल जाता है तो स्किन कलर बहुत लाइट होगा। लाइकवाइज हमारे पास क्या होते हैं, इनके फिर क्या होंगे, जब ये आपस में फ्यूज करेंगे आपस तो अलग अलग प्रोपोर्शंस आएंगे। लेट्स से हेटेरोजाइगस ए हो गया, होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया बी, और हेटेरोजाइगस सी हो गया, तो आपस क्या हुआ, प्रोपोर्शन खराब हुए ना आपस, तो कलर कैसा हो जाएगा, अब एक मिक्सचर टाइप आ जाएगा तुम्हारे पास कलर। इट विल नॉट बी ब्लैक, इट विल नॉट बी व्हाइट, इट विल समथिंग लाइक व्हीटिश तुम कह सकते हो, कुछ और कलर बन जाएगा, बट नॉट व्हाइट, नॉट ब्लैक, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास हाइट का भी होता है, हाइट हमारे बॉडी में सेम तरह से गवर्न करती है। देन आती बात प्लियोट्रॉपी की, तो प्लियोट्रॉपी में हमारे पास इसका इनवर्स केस है कि यहाँ पर एक सिंगल जीन है जिसका एक प्रोडक्ट है, बट ये हमारे पास सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में कैपेबल है, मल्टीपल कैरेक्टर्स फॉर बाय अ सिंगल जीन। अब देखो ऐसा क्यों कहा जाता है, कह रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो मेटाबॉलिक पाथवे 1, पाथवे 2, पाथवे 3 एंड पाथवे 4 में जाता है। तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन आ गई इसकी कि जो जहां जाएगा, लेट्स से अगर मेरी एक मिल्क डेयरी शॉप है, ठीक है, और मैं आसपास के जितने हमारे पास रेस्टोरेंट हैं उनमें मैं कॉटेज चीज, दही, ये सब चीजें मैं क्या करता हूँ, सप्लाई करता हूँ। बट किसी कारणवश अगर मेरी 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए कुछ भी है, और बिना बिल्कुल किसी को बताए मैं अगर अपनी दुकान को एकदम से बंद कर दूं, तो क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि जो रेस्टोरेंट नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे जो हमारे पास होंगे अफेक्ट हो जाएंगे। तो इस जस्ट लाइक दिस मैकेनिज्म कि अगर हमारे पास यहाँ पे जीन है जिसके प्रोडक्ट इतने सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर वो किसी कारणवश खराब हो जाए तो हमारे पास उसके रिजल्टेंट भी क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसमें तुम लोग जो है सिकल सेल एनीमिया इस बुक में पढ़ोगे, जब मैं तुमको सारे डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा तो सिकल सेल एनीमिया इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो ये आज का लेक्चर है, बहुत छोटा है, सिर्फ ब्रीफिंग है। आज से हम लोग क्या लिंकेज डिकम्बिनेशन एंड डिसऑर्डर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो बाकी कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइव लेक्चर्स अटेंड करो रादर देन दीज। वहां पे तुम लोग इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेरी तुम मेरे से ऐसे ही पूछ सकते हो, बट लेट दिस पार्ट बी फॉर योर रिवीजन ओनली। ओके, थैंक यू।